हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द छत्तीसगढ़ एजुकेशन। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म की जो भी घटनाएं हुई थी छत्तीसगढ़ में, वो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो कुछ पर्सनल इशू की वजह से क्लासेस अभी बंद थी, तो आज से फिर स्टार्ट हो रही है क्लास। आज हम लोगों को आगे पढ़ना है छत्तीसगढ़ में प्रमुख राजवंश, मतलब छत्तीसगढ़ में किन किन राजवंशों का शासन था, इसका अध्ययन हम अपने इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंश। छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंश। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में विभिन्न राजाओं ने, विभिन्न राजवंशों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया था, इसका मतलब छत्तीसगढ़ एक उस समय भी एक राज्य रहा जिस पर विभिन्न राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, विभिन्न राजवंशों ने यहाँ शासन किया। कुछ राजवंश जो राष्ट्रीय स्तर पर थे, जो पहले भारतवर्ष में जो राष्ट्रीय शासन रहे, राष्ट्रीय राजवंश रहे और कुछ क्षेत्रीय राजवंश रहे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजवंशों ने भी शासन किया है और क्षेत्रीय राजवंशों ने भी शासन किया है। तो सबसे पहले जब बुद्ध धर्म के पूर्व, मतलब कहना चाहिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा भारतवर्ष बुद्ध धर्म के पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी जो हमको मिलती है वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ के बारे में। तो इन महाजनपदों में जो 16 महाजनपद थे, तो किस महाजनपद के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता था, ये हम जानने की इसमें कोशिश करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग था वो अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था। वही संभवतः, और बाकी जो भाग था छत्तीसगढ़ का वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। ये दो जनपद के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता था, जिसमें अवंती महाजनपद के अंतर्गत संभवतः छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग। संभवतः छत्तीसगढ़ का संभवतः छत्तीसगढ़ का कुछ भाग अवंती महाजनपद के अंतर्गत, अब चेदी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और कुछ भाग अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था। संभवतः ऐसा जानकारी हमको प्राप्त हुआ है, जो कि अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, जिससे हमको पूरे भारतवर्ष की 16 महाजनपदों की जानकारी हमको यहाँ पर
प्राप्त होती है। तो मैं अगर 16 महाजनपद बताना चाहूँ तो 16 महाजनपद में जो पूरा भारतवर्ष था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें से 16 महाजनपद जो है वह कंबोज, गंधार, सूरसेन, वत्स, वज्जी, काशी, मगध, अवंती, चेदी, अस्मक, अंग, पांचाल, मत्स्य, कुरु, कौशल और मल, ये 16 जो महाजनपद थे। इसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट है वो है चेदी, क्योंकि छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। कुछ भाग इसका संभवतः अवंती जनपद महाजनपद के अंतर्गत आता था। और मगध महाजनपद को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मगध एक ऐसा महाजनपद था जो पूरे भारतवर्ष का केंद्र था। मतलब जो भारतवर्ष की जो सत्ता थी वो यही से संचालित होती थी, क्योंकि यहाँ प्रमुख राजवंशों ने, पूरे भारतवर्ष के प्रमुख राजवंशों ने मगध में शासन किया था और मगध से ही पूरे भारतवर्ष का नियंत्रण किया था। इसलिए ये मगध जो महाजनपद है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम विभिन्न राजवंशों को अगर पढ़ेंगे तो वो राजवंशों ने मगध पर ही शासन किया था। तो महाजनपद कालीन छत्तीसगढ़ हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कि महाजनपद कालीन छत्तीसगढ़ में हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो छत्तीसगढ़ में जिन राजवंशों ने शासन किया था उसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है राष्ट्रीय राजवंश, मतलब किन राष्ट्रीय राजवंशों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया था। राष्ट्रीय राजवंशों ने शासन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से भी किया था या अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से इन्होंने शासन किया था छत्तीसगढ़ में। तो ये इसकी जानकारी हमको छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है। तो जो जानकारियां हमको प्राप्त होती है वो यहाँ से प्राप्त सिक्के, शिलालेख, गुहालेख, मूर्तियां और जो बर्तन वगैरह प्राप्त हुए हैं, ये सब चीजों से, यात्रियों का विवरण, इन सब चीजों से हमको छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जो राजवंश थे उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा इसका भाग है कि छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंशों द्वारा जो शासन किया गया है, ये भाग है दूसरा, क्षेत्रीय राजवंशों का शासन, क्षेत्रीय राजवंशों का शासन। तो राष्ट्रीय राजवंश में जिन्होंने शासन किया वो महाजनपद काल में, महाजनपद काल के बाद मौर्य वंश ने यहां शासन किया, मौर्य वंशी शासन। मौर्य वंश के बाद आ गया सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बाद आ गया गुप्त वंश, गुप्त वंश के बाद आ गया मेघ वंश, मेघ वंश के बाद आ गया वाकाटक वंश। तो ये जो राष्ट्रीय राजवंश थे महाजनपद काल में, जो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, मतलब चेदी वंशी राजाओं ने यहां शासन किया होगा। उसके बाद आ गया मौर्य वंशी शासन। तो मौर्य काल में जो शासक हुए, जिसके समय को हम मौर्य काल या मौर्य वंशी शासन कहते हैं, तो इन्होंने भी यहाँ शासन किया। फिर सातवाहन वंशी शासकों ने यहाँ शासन किया, गुप्त वंशी शासकों ने यहाँ शासन किया, मेघ वंशी शासकों ने यहाँ शासन किया, वाकाटक वंशी शासकों ने शासन किया और कुषाण वंशी ने भी यहाँ पर शासन किया। तो ये सब राजवंशों का हमको जानकारी किन चीजों से प्राप्त होता है। कुछ यहाँ इन शासन काल के दौरान इनके सिक्के हमको प्राप्त हुए, आहत सिक्के प्राप्त हुए, शिलालेख प्राप्त हुए, गुहालेख प्राप्त हुए, गुफाओं में चित्रकारियां प्राप्त हुई, मिट्टी के बर्तन वगैरह प्राप्त हुए, यात्रियों की जानकारी का विवरण हमें प्राप्त हुआ। तो इन सब चीजों से हमको राष्ट्रीय राजवंशों का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया था, उनकी जानकारी हमको मिलती है। तो ये आप याद रखेंगे, महाजनपद कालीन चेदी वंशी राजा, मौर्य वंशी शासन, सातवाहन शासन, गुप्त वंश शासन,
मेघ वंश का शासन, वाकाटक वंश का शासन और कुषाण वंश का शासन। इसके बाद जो क्षेत्रीय राजवंश थे, क्षेत्रीय राजवंशों में किन किन क्षेत्रीय राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया? तो क्षेत्रीय राजवंश में छत्तीसगढ़ दो भागों में क्षेत्रीय राजवंशों का यहाँ पर शासन था। तो पहला भाग हम कह सकते हैं दक्षिण कोसल, और दूसरा कह सकते हैं बस्तर क्षेत्र, है ना। दो क्षेत्रों में यहाँ पर क्षेत्रीय राजवंशों का शासन रहा। तो दक्षिण कोसल मतलब बस्तर क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भाग ऊपर का बसता है, उत्तरी भाग छत्तीसगढ़ का, उन क्षेत्रों को हम कहते हैं दक्षिण कोसल। तो यहाँ पर जिन राजवंशों ने, क्षेत्रीय राजवंशों ने शासन किया, उनमें से प्रमुख हैं राजर्षि तुल्यकुल, राजर्षि तुल्यकुल वंश। ये संभवतः छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन राजवंश है, सबसे पुराना राजवंश राजर्षि तुल्यकुल वंश है। उसके बाद आता है दूसरा सरभपुरी वंश, राजर्षि तुल्यकुल वंश के बाद आता है सरभपुरी वंश, सरभपुरी वंश के बाद आता है पांडु वंश, पांडु वंश के बाद आता है बाण वंश, बाण वंश के बाद आता है फणिनाग वंश, फणिनाग वंश। फिर आता है कलचुरी वंश, कलचुरी वंश के बाद आता है मराठा शासन, फिर ब्रिटिश शासन। राजर्षि तुल्यकुल वंश, सरभपुरी वंश, पांडु वंश, बाण वंश, फणिनाग वंश, कलचुरी वंश, मराठा शासन और ब्रिटिश शासन। अच्छा, पांडु वंश दो भागों में था, मैकल के पांडु वंश और दक्षिण कोसल के पांडु वंश, दक्षिण कोसल के पांडु वंश। ठीक उसी प्रकार दो सोमवंश थे, दक्षिण के सोमवंश, दक्षिण कोसल के, और दूसरा है कांकेर के सोमवंश। तो ये थे दक्षिण कोसल में जो क्षेत्रीय राजवंशों ने शासन किया था उनके नाम। उसके बाद बस्तर क्षेत्र में जो क्षेत्रीय राजवंश थे, किन किन क्षेत्रीय राजवंशों ने शासन किया, उनमें से प्रमुख हैं नल वंश, दूसरा है छिंदक नागवंश, तीसरा है काकती वंश। तो ये थे छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न क्षेत्रीय राजवंश थे। ऑलमोस्ट मैंने सभी को बता दिया है। इसमें दक्षिण कोसल और बस्तर क्षेत्र, दो क्षेत्रों में इन क्षेत्रीय राजवंशों ने शासन किया था। तो दक्षिण कोसल में जो क्षेत्रीय राजवंश थे उनमें सबसे प्राचीन, कहना चाहिए छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश जो है राजर्षि तुल्यकुल वंश है। उसके बाद सरभपुरी वंश ने यहाँ शासन किया, पांडु वंश ने यहाँ शासन किया, बाण वंश ने यहाँ शासन किया, सोम वंश ने भी यहाँ शासन किया, फणिनाग वंश ने शासन किया, कलचुरी वंश ने शासन किया, फिर मराठा शासन यहाँ रहा, उसके बाद ब्रिटिश शासन यहाँ रहा। मतलब हमारा देश जब आजाद हुआ उस समय जो शासन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर शासन था। उसी प्रकार बस्तर क्षेत्र में
नल वंश ने यहाँ शासन किया था, छिंदक नागवंश ने शासन किया था और काकतीय नागवंश ने यहाँ पर शासन किया था। तो ये प्रमुख जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजवंश हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय राजवंश हैं उनमें से महाजनपद काल के अंतर्गत चेदी वंशी राजाओं के बारे में, या चेदी वंश से संबंधित छत्तीसगढ़ की जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। तो छत्तीसगढ़ में महाजनपद कालीन जो छत्तीसगढ़ था, मतलब महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ का कुछ भाग अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था और कुछ भाग चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो महाजनपद काल ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से हमको भारतीय राष्ट्रीय राजवंशों की और जो क्षेत्रीय शासक हुए हैं, क्षेत्रीय राजवंश हुए हैं, उनकी जानकारी हमको विधिवत जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। तो चेदी महाजनपद, क्योंकि पूरा भारतवर्ष 16 महाजनपद में विभाजित था, हमारा छत्तीसगढ़ का कुछ भाग अवंती और कुछ भाग चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो उस समय राजधानी जो थी, उस राजधानी का नाम था सुक्ति मती। अब इसका जो क्षेत्र था बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र था। तो इस विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमको प्राप्त होती है वो हीरालाल काव्योपाध्याय जी के द्वारा जो कि हीरालाल काव्योपाध्याय, इनको छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का पाणिनि, इनके अनुसार जो हमारा छत्तीसगढ़ बना है वो यही चेदी महाजनपद में शासन करने वाले शासकों के माध्यम से, या उसका अपभ्रंशित रूप कहना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ संभवतः वो चेतीसगढ़ का अपभ्रंशित रूप है। चेतीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ है, ऐसा हीरालाल काव्योपाध्याय जी के अनुसार बताया गया है। तो छत्तीसगढ़ क्या है, एक अपभ्रंश रूप है। किसका? चेतीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ अपभ्रंश रूप है किसका? चेतीसगढ़ का, ऐसा हीरालाल काव्योपाध्याय जी के द्वारा बताया गया है। और हीरालाल काव्योपाध्याय जी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का पाणिनि। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में आ जाए, आता भी है कि छत्तीसगढ़ का पाणिनि किन्हें कहा जाता है, तो हीरालाल काव्योपाध्याय जी के द्वारा। तो ये थी चेदी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी। इसके आगे अपन पढ़ते हैं मौर्यकालीन छत्तीसगढ़। मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश। तो कुछ आप लोगों को मैं जानकारी बता दूं कि मौर्य काल की शुरुआत कब हुई थी, या मौर्य काल की जो संक्षेप में आपको जानकारी दे देता हूं। तो मौर्य काल या मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के, इसके नंद वंश के घनानंद को पराजित किया था। नंदवंशी राजा घनानंद को पराजित किया करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अच्छा, घनानंद को पराजित करने के लिए इन्होंने जिनका सहयोग लिया था वो इनके मंत्री थे, जिनको कहा जाता है क्या? चाणक्य। इनका ओरिजिनल नाम था विष्णुगुप्त।
इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंशी राजा घनानंद को पराजित किया था। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म था वो कब हो जाता है, मैं एक साधारण नॉर्मल जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और ये मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? घनानंद को हराने के बाद मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में। ये जैन धर्म के अनुयायी थे, इतना आप लोग याद रखिएगा, जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में ये बैठे थे और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चाणक्य विष्णुगुप्त की मदद से इन्होंने नंदवंशी राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी थी या मौर्य वंश की शुरुआत की थी। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश या मौर्यकालीन छत्तीसगढ़, तो इसकी एक संक्षेप में जानकारी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी हुए थे वो थे कौन? बिंदुसार। अब बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए थे कौन? अशोक। कहते हैं अशोक का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में शासन रहा है, जो हमारे मौर्य काल से संबंधित है। और मौर्य काल के अधिकतम जानकारियों का स्रोत अशोक के द्वारा बनवाए गए छत्तीसगढ़ में जो बौद्ध स्तूप हैं, मौर्यकालीन सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, बुद्ध की मूर्तियां हैं, जो कि अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्मावलंबी थे या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसलिए इन्होंने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बौद्ध स्तूप बनवाए हैं, गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इसका विवरण हमको वेनसांग की यात्रा वृत्तांत से प्राप्त हुआ था। ये अशोक से संबंधित जितने भी छत्तीसगढ़ में हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनका विवरण अधिकतर वेनसांग की यात्रा वृत्तांत से मिला है, और कुछ शिलालेख हैं उनसे हमको प्राप्त होती है ना। इन सब चीज की जानकारी, मौर्यकालीन जानकारी छत्तीसगढ़ से संबंधित प्राप्त होती है। तो अशोक के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो अशोक जो है मगध की गद्दी पर कब बैठे थे ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। मगध की गद्दी पर ये बैठे थे 269 ईसा पूर्व में, है ना। तो जब ये 269 ईसा पूर्व में ये बैठे थे उस समय छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, मतलब उत्तरी भाग को छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ का भाग कलिंग क्षेत्र के अंतर्गत आता था। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था? कलिंग क्षेत्र के अंतर्गत आता था, है ना। छत्तीसगढ़ का भाग कलिंग क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो क्या है, जब अशोक गद्दी पर बैठे थे इसके 8 साल के बाद अशोक ने कलिंग क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कब किया था? 8 साल के बाद, माने 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार जमा लिया था। ये कलिंग की राजधानी है, कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार जमा लिया था। तो कलिंग पर जब अशोक जी का शासन आ गया था, मतलब ये पूरी तरीके से मौर्य काल के अंडर में आ गया था, मतलब मौर्य काल के अधीन हो गया था, मौर्य वंश के अधीन हो गए थे, क्योंकि अशोक जी ने इसको जीत लिया था, कलिंग को जीत लिया था। और कलिंग के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ का भाग आ गया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस समय छत्तीसगढ़ में फिर मौर्य वंश का शासन प्रत्यक्ष रूप से अशोक के हाथ में आ गया था। अशोक कौन थे? मौर्य वंश के शासक थे। तो कहना चाहिए हमारा छत्तीसगढ़ का भाग, जब कलिंग हमारा अशोक के अंतर्गत आ गया तो पूरा हमारा छत्तीसगढ़ का भाग भी अशोक के हाथों में आ गया था। तो कलिंग की राजधानी तोसली पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। अच्छा, इसकी जानकारी हमको किस चीज से मिलती है? अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। 13वें
शिलालेख से कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। कलिंग आक्रमण की जानकारी, कलिंग आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। अब यही 13वां शिलालेख था जहां पर कलिंग आक्रमण के बारे में जानकारी मिली और अशोक का हृदय परिवर्तन भी हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट शिलालेख भी है, आ सकता है क्वेश्चन में। तो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है? तो ये भी याद रखिएगा कि इसकी जानकारी हमको 13वें शिलालेख से मिलती है। अच्छा, ये शिलालेख क्या है? शिलालेख की शुरुआत अशोक ने ही की थी, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। शिलालेख का प्रचलन भारत में अशोक ने किया था, है ना। तो जो ये शिलालेख लिखते थे वो 3 प्रकार के रहते थे इनके। शिलालेख, अभिलेख और गुहालेख। अच्छा, इनको लिखने के लिए ये जो लिपि का इस्तेमाल करते थे वो लिपि थी अरमाइक, ग्रीक, खरोष्ठी और ब्राह्मी। तो खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे भारत में जो लिपि का उपयोग शिलालेखों या अभिलेखों को लिखने के लिए किया गया था तो वो कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि का उपयोग भारतवर्ष में, मतलब हमको जितने भी शिलालेख प्राप्त होते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो वर्तमान में जो भारत है वहां पर जितने भी शिलालेख हमको प्राप्त हुए हैं उसकी लिपि थी ब्राह्मी और भाषा थी पाली। इस चीज को याद रखिएगा, कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था? तो पाली भाषा का उपयोग किया गया था। और लिपि कौन सा उपयोग किया गया था? तो ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। अच्छा, अब शिलालेख के बारे में अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो एक जानकारी मैं और दे दूं आपको कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो शिलालेखों की खोज की थी शिलालेखों की खोज टिम पेंथेलर, टिम पादरी पेंथेलर, टिम पादरी पेंथेलर ने की थी शिलालेख की खोज। और इनके शिलालेखों को पढ़ा किसने था? तो सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, सफलता प्राप्त की थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। खोज किसने की थी? टिम पादरी पेंथेलर ने और जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में इसको सफलता प्राप्त की थी। तो क्या है, मौर्यकालीन क्या है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, मतलब मौर्यकालीन के जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं उनमें से प्रमुख साक्ष्य में ये शिलालेख, गुहालेख, अभिलेख ये इंपॉर्टेंट है। और मौर्यकालीन जो सिक्के थे जिनको कहा जाता है, कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं आहत सिक्के। आहत मतलब होता है सबसे प्राचीनतम, आहत सिक्के मतलब प्राचीनतम सिक्के, है ना। तो मौर्यकालीन से संबंधित जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो किन किन चीजों से मिलती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो मिलती हमको सिक्कों से, मूर्तियों से, शिलालेखों से, गुहालेखों से, कुछ बर्तन भी प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन, है ना।
मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मूर्तियों के साथ साथ बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं जो अशोक ने उस दौरान छत्तीसगढ़ में बनवाया था। तो इन सभी चीजों से हमको छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश या मौर्यकालीन जानकारियां हमको प्राप्त हुई। तो इसी को आप स्क्रीनशॉट अगर मारना चाहें तो मार सकते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ से हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं, मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और शिलालेखों की प्राप्ति हुई है, गुहा लेखों की प्राप्त हुई है, बर्तन प्राप्त हुए हैं, मूर्तियां और स्तूप की प्राप्ति हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो मौर्यकालीन साक्ष्य थे, हमको चांदी और तांबे के यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्के भी प्राप्त हुए हैं और आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो हमको कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो सबसे पहले बताता हूँ आपको मैं। शक्ति में एक जगह है ठठारी, यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है जांजगीर चांपा, यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर अकलतरा, जांजगीर चांपा में एक जगह है अकलतरा, यहाँ से भी हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर आता है सारंगढ़ जिले में। सारंगढ़ जिले में दो जगह है, बार व देवगांव। बार व देवगांव। फिर रायपुर में रायपुर में जो जगह है वो तारापुर, आरंग और उड़ेला। तारापुर, आरंग और उड़ेला है ना। तो चांदी के सिक्के हमको कहां से प्राप्त हुए हैं और आहत सिक्के हमको कहां से प्राप्त हुए हैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो चांदी के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, चांदी के सिक्के वो मिले हैं अकलतरा से। हाँ, अकलतरा है कहाँ, अकलतरा जांजगीर चांपा जिले में है। और तारापुर से, तारापुर है रायपुर में। और सारंगढ़ से हमको प्राप्त हुए हैं, है ना। तो ये चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और आहत सिक्के, आहत सिक्के जिनको पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। पंचमार्क मतलब उसमें कुछ ठप्पा लगा दिया जाता था सिक्कों में, साधारण सिक्कों में, उनको पंचमार्क सिक्के या हाथ सिक्के, इन्हीं को प्राचीनतम सिक्के भी कहा जाता है। और साहित्य में इसी को कसारपण ही कहा गया है। साहित्य में क्या कहा गया है इसको, साहित्य में कसारपण, कसारपण, पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के और प्राचीनतम सिक्के भी इनको कहा गया है, कहा जाता है ना। तो ये आहत सिक्के हमको कहां से प्राप्त हुए, तो आहत सिक्के जो हमको प्राप्त हुए हैं वो ठठारी से। ठठारी है अभी वर्तमान में शक्ति जिला में। उड़ेला, तारापुर, ये हैं रायपुर जिले के अंतर्गत है ना। तो शक्ति, ठठारी, जांजगीर, अकलतरा, सारंगढ़, बार व देवगांव, रायपुर, तारापुर, आरंग, उड़ेला। चांदी के सिक्के जो प्राप्त हुए हैं वो है अकलतरा, तारापुर और सारंगढ़ से। आहत सिक्के जिनको पंचमार्क सिक्के भी कहा गया है, साहित्य में इनको कासारपण भी कहा गया है, इसी को प्राचीनतम सिक्का कहा जाता है। ये मिले हैं हमको ठठारी, उड़ेला और तारापुर। उड़ेला और तारापुर ये आते हैं रायपुर जिले के अंतर्गत। तो ये जो भी आहत सिक्के हैं इनकी जो खोज थी है ना, वो रामेंद्रनाथ मिश्र ने, रामेंद्रनाथ मिश्र ने 1969-70, रामेंद्रनाथ मिश्र ने 1969-70 में आरंग तथा गुजरा गांव,
आरंग तथा गुजरा गांव में की थी। और बताया जाता है कि जो ये आहत सिक्के थे वो किस श्रेणी के थे? गोनोगल श्रेणी के थे। गोनोगल श्रेणी के थे और ये लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित थे सिक्के। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित, यहां लिख दे रहा हूं, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित ये आहत सिक्के थे, है ना, जिन्हें कि पंचमार्क साहित्य में इनको कसारपण कहते हैं और यही सबसे प्राचीनतम सिक्के थे। तो ये थी हमको जो मौर्यकालीन सिक्के थे वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई इनकी जानकारी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमको मौर्य काल से संबंधित जो जानकारी है यात्रा वृत्तांत के माध्यम से जो मिली थी वो कहाँ मिली थी। तो यात्रा वृत्तांत आप लोगों को पता है कि वेनसांग जी छत्तीसगढ़ आए थे, है ना, पांडु वंश के शासनकाल के दौरान, महाशिव गुप्त बालार्जुन के शासनकाल में। यात्रा वृत्तांत, है ना, वेनसांग जी ने यहाँ की यात्रा की थी। जिन्हें यात्रियों का राजकुमार नीति पंडित कहा जाता है। कब आए थे? महाशिव गुप्त बालार्जुन के शासनकाल में आए थे। महाशिव गुप्त बालार्जुन, है ना, ये पांडु वंशी शासक थे। और इनकी जो रचना थी CU की, इसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या कहा था? छत्तीसगढ़ को किया चलो। इसी में इन्होंने बताया था कि अशोक जी ने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों का यहाँ पर निर्माण करवाया है। बौद्ध स्तूपों का निर्माण, है ना, किसने करवाया था? अशोक ने किया था। तो ये है यात्रा वृत्तांत, वेनसांग जी की यात्रा वृत्तांत, जिससे हमको पता चलता है मौर्यकालीन साक्ष्य का, है ना, कि छत्तीसगढ़ में कौन से मौर्यकालीन साक्ष्य जो हमको यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होती है। तो वो वेनसांग जी की यात्रा है। महाशिव गुप्त बालार्जुन जो पांडु वंशी शासक थे उनके शासनकाल में वो छत्तीसगढ़ आए थे अपने भारतवर्ष की यात्रा के दौरान। इसके बाद आता है नेक्स्ट शिलालेख। तो शिलालेख में है सरगुजा में, है ना, रामगढ़ की पहाड़ी में, रामगढ़ की पहाड़ी में जो गुफाएं हैं, जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा, सॉरी, सीता बेंगरा की गुफा, है ना, दो गुफाएं हैं, जोगी मारा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा, जो कहाँ पर है? सरगुजा में है। यहाँ पर जो शिलालेख है ना, वो शिलालेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी, है ना, और जो लिपि है ब्राह्मी और भाषा है पाली। इसकी खोज हुई थी 1848 में, हाँ 1848 में हुई थी। किसने की थी? कर्नल आउसले। कर्नल आउसले ने ये शिलालेख की खोज की थी। जो शिलालेख कहाँ है? सरगुजा जिले में है, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, जोगी मारा की गुफा और सीता बेंगरा की गुफा। तो ये लिपि ब्राह्मी है और भाषा पाली है। क्योंकि ये शिलालेख है और शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? अशोक ने। और अशोक कौन थे? मौर्यकालीन सम्राट थे, इसीलिए ये मौर्यकालीन साक्ष्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम पढ़ते हैं शैल चित्र।
शैल चित्र यह गुफा में बना है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं गुफा चित्र। तो रामगढ़ की जो पहाड़ी है ना, रामगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ है क्या, जोगी मारा की गुफा, है ना। तो जोगी मारा की गुफा में जो शैल चित्र है, उस शैल चित्र में क्या बताया गया है, एक नर्तक है देवदत्त, और एक नर्तकी है सुतनुका। तो देवदत्त और सुतनुका के प्रेम गाथा का यहाँ पर वर्णन है, मतलब इन दोनों के किसका, प्रेम गाथा का वर्णन है, प्रेम गाथा का वर्णन है ना। इस शैल चित्र में रामगढ़ की पहाड़ी में जो जोगी मार्ग की गुफा है, ये स्थित है कहाँ, सरगुजा में। तो यहाँ पर एक नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका के प्रेम गाथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये शैल चित्र के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर एक नाट्यशाला भी प्राप्त हुई है, नाट्यशाला। अब नाट्यशाला रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, ये आप लोग जान रहे हैं। सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है, जिसको नाट्यशाला या इंग्लिश में हम कहना चाहें तो थिएटर, ये भी कहाँ स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी। इसको याद रखिएगा, सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला, सबसे प्राचीनतम सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है जो सीता बेंगरा गुफा में है। कहाँ है, सीता बेंगरा गुफा। यहीं पर ही महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ रामगढ़ में आषाढ़ मास के पहले दिन यहाँ पर मेला भी लगता है ना, इस चीज को याद रखिएगा। आषाढ़ मास के प्रथम दिन यहाँ मेला लगता है, आषाढ़ मास के प्रथम दिन मेला लगता है, मेला आषाढ़ मास के प्रथम दिन यहाँ पर मेला लगता है। यहीं पर सबसे प्राचीनतम रामगढ़ की पहाड़ी में सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है, जो कहाँ है, सीता बेंगरा गुफा में है ना। आषाढ़ मास के प्रथम दिन यहाँ पर मेला लगता है। मेघदूतम ग्रंथ यहीं पर क्या बोलना चाहिए, मेघदूतम ग्रंथ ये संबंधित है। इस प्राचीनतम नाट्यशाला का अध्ययन किया किसने था, तो डॉक्टर संतलाल कटारे जी ने, मतलब इसका अध्ययन किसने किया था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर संतलाल कटारे, है ना। इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था इसका। तो ये याद रखिएगा, नाट्यशाला और शैल चित्र दोनों मतलब डिफरेंस है। नाट्यशाला तो आपको मिलेगा सीता बेंगरा की गुफा में, और शैल चित्र आपको मिलेगा जोगी मारा की गुफा में। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पता चला शैल चित्र में आप सीता बेंगरा कर दिए और नाट्यशाला में आप जोगी मारा कर दिए, तो इसको याद रखिएगा, है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल आराम से सारी जानकारी ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को देते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं नाट्यशाला है, इसमें मेघदूत जो अपना क्या बोलते हैं कालिदास जी ने जो मेघदूत ग्रंथ की का जो रचना की थी वो यही की थी, ऐसा इतिहास में बताया गया है। तो इसके आगे अपन फिर हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोगों को मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब मूर्तियां जो हमको मौर्यकालीन प्राप्त हुई हैं वो कोटा डोल, है ना, कोटा डोल और मनेन्द्रगढ़ से प्राप्त हुई हैं।
मनेंद्रगढ़ से कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो ये हैं अशोक कालीन मूर्तियां हैं। ठीक। और जो अन्य साक्ष्य हैं, अन्य साक्ष्य में कोटापुरम सरगुजा, यहां से जो प्राप्त हुआ है वो है अशोककालीन लाठ, अशोककालीन लाठ की प्राप्ति। फिर एक जगह है तुरतुरिया, जो कि बलौदा बाजार जिले में आता है ना। तुरतुरिया बलौदा बाजार जिले में आता है। यहाँ क्या बोलते हैं, बौद्ध स्तूप हमको प्राप्त हुए हैं। बौद्ध स्तूप या कहना चाहिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो विहार बनाया गया था ना, बौद्ध विहार, बौद्ध विहार। बौद्ध विहार में आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि बौद्ध विहार मतलब जहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान मतलब रहता था, उसे हम बौद्ध विहार कहते थे। तो यहाँ से तुरतुरिया से बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं। और बुद्ध की विशाल प्रतिमा मतलब बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा भी यहाँ पर, बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा यहाँ से मिली है। तो ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी थी, कहाँ मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, अन्य साक्ष्य हमको जो लाठ है अशोककालीन वो कहाँ से मिला है ना, बौद्ध विहार, बुद्ध देव की विशाल प्रतिमा, ये शायद पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बता दिया था। फिर भी ये मौर्य काल से संबंधित है, इसलिए आप लोगों को मैं फिर से बता दिया था। तो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कोशिश करूँगा मैं कि और अधिक से अधिक और इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहूँ। अभी नेक्स्ट वैकेंसी बहुत जल्द शिक्षक भर्ती होने वाली है, तो उसकी क्लासेस भी मैं स्टार्ट करूँगा सब्जेक्ट वाइज, है ना। तो मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।